अच्छा, ये हम लोग पढ़ रहे थे एग्रीमेंट्स जो लॉ ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर किए हुए हैं कि वॉइड है। उसमें हमने एक तो 8-10 एग्रीमेंट्स के कल लास्ट लेक्चर में नाम पढ़े थे, कौन कौन से हैं। वो सारे ऑलमोस्ट हमें आइडिया है, ये भी हमने पहले देखे हुए, लेकिन इनकी यहाँ पे एक्सेप्शंस बस हम डिस्कस कर रहे हैं। एक हमने कल डिस्कस किया था अपना रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड से मुराद क्या था कि जी आप किसी को बिज़नेस करने से कोई ट्रेड या कोई प्रोफेशन अपनाने से नहीं रोक सकते, लेकिन हमने उसकी दो एक्सेप्शन पढ़ी थी। एक एक्सेप्शन ये है कि अगर आप अपना बिज़नेस सेल कर दो किसी को तो ज़ाहिर है फिर आप रोक सकते हो। अगर आपने किसी का बिज़नेस ख़रीदा ही सिर्फ इस एंगल से है कि यार मैं उसका नाम यूज़ करूँगा अपने बिज़नेस के अंदर, तो फिर ज़ाहिर है आप उस बंदे को दोबारा वो वाला बिज़नेस नहीं करने दे सकते। सिमिलर बिज़नेस, मिसाल के तौर पे हमने जैसे कहा कि फज्जे के पाए बड़े मशहूर हैं। आप मिसाल के तौर पे फज्जे के पाए ख़रीद लेते हो, उसका बिज़नेस, उसका नाम ख़रीद सकते हो, और फिर आप उसको कह सकते हो कि भाई आपने इस नाम के साथ कोई और बिज़नेस नहीं करना, इस तरह का बिज़नेस पाए वाला, ठीक है। सिमिलर बिज़नेस आप नहीं कर सकते, लेकिन एक लोकेलिटी आप उसे बताओगे, मिसाल के तौर पे लाहौर में नहीं कर सकते। अगर आप कहोगे पूरे पाकिस्तान में, तो अनरीज़नेबल चीज़ हो जाएगी। अब ये रीज़नेबल और अनरीज़नेबल क्या होता है, ये फ़ैसला करना है अदालत ने, ठीक है। आप उसको ज़ाहिर है एक इलाके की हद तक रोक सकते हो, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान में, लेकिन अब देखो फॉर एग्जाम्पल पंजाब कॉलेज का नाम कोई बंदा ख़रीद लेता है, अब वो सिर्फ उसको लाहौर की हद तक नहीं रोकेगा, वो पूरे पंजाब की हद तक कहेगा। उसके लिए जो रीज़नेबलनेस है वो थोड़ी और चीज़ होगी। तो ये एक हमने देखा। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि अगर पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप में कोई पार्टनर छोड़ जाता है, एक्सेप्शन दूसरी है ये, इन्होंने एक यहाँ पे लिखी हुई है, दूसरी आगे पार्टनरशिप एक्ट में आएगी, इसलिए हम यहाँ पे उसको भी पढ़ लेते हैं। अगर कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है तो आप उसके साथ भी एग्रीमेंट पहले से करके रख सकते हो कि भाई आपने इतने साल ये काम नहीं करना। जाहिर है कि उसको आपके अब सारे राज पता हैं, अगर वो अगले दिन किसी और के साथ मिलकर काम करने लग जाएगा तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये दो सिचुएशंस थी। आज हमने पढ़नी है जी तीसरी एक लॉ है आपका जो हमने डिस्कस किया हुआ है, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। हमें पता है कि कोई भी एग्रीमेंट ऐसा जो इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग हो, जिसमें हम किसी को रोक दें कि आपने अदालत के साथ रजू नहीं करना, तो वो एग्रीमेंट होता है वॉइड। हम कहते हैं कि इस तरह का एग्रीमेंट आप किसी के साथ नहीं कर सकते कि आप, क्योंकि जो अदालती कार्रवाई है, अदालत के साथ रजू करना है, वो हर बंदे का बुनियादी हक है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो हम उसके साथ फिर उसको नहीं रोक सकते। लेकिन इधर भी फिर कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहले जनरल रूल तो वही है, एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी इज़ रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट। एक तो है कि भाई आप उसको एब्सोल्युटली रोक दे, तो भाई आपने करना ही नहीं है, अदालत के साथ रजू नहीं करना आपने किसी भी सूरत में। आमतौर पे जैसे हर एग्रीमेंट में लिखा होता है कि लड़ाई की सूरत में हम अदालत नहीं जाएंगे, तो वो वॉइड होती है चीज़, वो उसका कोई बाय द यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग इन द ऑर्डिनरी ट्राइब्यूनल्स और विच लिमिट्स द टाइम विद इन विच ही मे यूज दस इन्फोर्स हिज राइट्स। वो ये कहना चाह रहा है कि भाई ना तो आप किसी को एब्सोल्युटली रोक सकते हो किसी अदालत में फ़ैसला करने से। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, कभी भी किसी भी अदालत में नहीं जाना आपने। और दूसरा क्या है, टाइम लिमिट। मिसाल के तौर पे हमें पता है कि जी लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक टाइम बार डेट की क्या लिमिट है पाकिस्तान में, 3 साल। अगर ड्यू डेट के 3 साल के अंदर कर्ज़ा आप वापस ना मांगो, ना वो बंदा करे, तो आप उसके ऊपर वो कोई कानूनन कोई काम नहीं कर सकते, कोई केस नहीं कर सकते। लेकिन मिसाल के तौर पे एक बंदा आपको कर्ज़ा लेता है और वो ये कह रहे हैं कि यार आप 2 साल के अंदर मेरे से कर्ज़ा ले लो, वरना आप मेरे खिलाफ़ कानूनी चाराजोई नहीं कर सकते। अब आपने एक टाइम लिमिट सेट किया जो कि अगेंस्ट द लॉ है। लॉ आपको कह रहा है 3 साल इजाज़त दे रहा है, लेकिन आपने किसी को कर्ज़ा दिया है, किसी से कर्ज़ा लिया है और उसको कह दिया कि भाई आप 2 साल के अंदर मेरे से रिकवर करवा सकते हो। तो आपने बेसिकली टाइम लिमिट उसकी रोक दिया कि टाइम 2 साल के बाद आप मेरे खिलाफ़ कानूनी चाराजोई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी चीज़ क्या है, इलीगल है। आप इस तरह नहीं कर सकते। ना तो आप किसी को एब्सोल्यूट रोक सकते हो कि कहीं पे भी नहीं आपने जाके मेरे खिलाफ़ केस नहीं करना, और ना ही आप किसी को टाइम लिमिट लगा सकते हो कि इस टाइम। हाँ, ये हो सकता है कि 3 साल के बाद आपको पता है कि होता ही नहीं है वैसे ही, ठीक है, आप कर्ज़ा किससे नहीं ले सकते, तो वो आप लिख सकते हो कि 3 साल के बाद आप किसी अदालत में नहीं जाओगे। वो चाहे ना भी लिखे तो वो नहीं जा सकता, ठीक है। एग्जाम्पल दे लें, अनवर एग्रीज टू सेल शुगर टू बशीर एंड बोथ एग्री दैट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी पार्टी नन ऑफ देम विल गो टू द कोर्ट। अब ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि भाई कोई भी अदालत में नहीं जाएगा, किसी भी अदालत में नहीं जाएगा, तो ये एग्रीमेंट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। लेकिन ये वॉइड होता है टू दैट एक्सटेंट
टू दैट एक्सटेंट का मतलब क्या है कि ये वाली जो लाइन थी ना उसके अंदर लिखी हुई ये वॉइड होगी, पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता, ठीक है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। इस तरह तो आप एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करो किसी भी चीज़ का, एंड पे एक लाइन डाल दो, ठीक है, उस लाइन की बेस पर पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, सिर्फ ये लाइन। वो इस तरह कि आप अदालत में जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप अदालत में जा सकते हो अभी भी, कोर्ट आपको कहेगी कि हाँ जी भाई आप अदालत में, दूसरा पार्टी कहेगी मैंने तो इसको रोका अदालत आने से, अदालत कहेगी कि ये वाली लाइन आपकी क्या है, वॉइड है, ये बंदा अदालत के साथ रजू कर सकता है, बस इस हद तक होगी। लेकिन उसके अलावा जो पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इन्फोर्सेबल होगा। और प्रैक्टिकली भी इस तरह ही होता है कि अगर एक आधी चीज़ ख़राब हो उसकी वजह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका नल एंड वॉइड नहीं होता, एक छोटी सी वो बस वही जो चीज़ होती है वो होती है। देन द आज़म गिव्स बाबर 1 लाख एज अ लोन फॉर 1 ईयर एंड एग्रीज दैट इफ बाबर फेल्स टू रिटर्न द लोन आज़म मस्ट सू विद इन 2 ईयर्स। अब हमें पता है कि भाई सू करने का टाइम कितना होता है, लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक 3 साल, लेकिन आज़म साहब ने उसे कहा मेरे से कर्जा ले लो 1 साल के लिए, लेकिन अगर तुम मुझे केस मेरे पे करोगे तो 2 साल के अंदर कर सकते हो। तो ये उसने टाइम लिमिट लगा दी है, ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग की, तो ये भी आपकी क्या है, वॉइड, ये भी चीज़ हो जाएगी। यहाँ पर पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, सिर्फ वही चीज़ वॉइड होगी। ये इसलिए टू दैट एक्सटेंट वाली बात को हाईलाइट कर लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने सिर्फ वो वाली जो शिक है उसको वॉइड डिक्लेयर करना है, पूरी की पूरी जो आपकी सारी हैं उनको नहीं आपने करना, ठीक है जी। देन हमारी कुछ आ गई यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं जी हमारी 4 बेसिकली एक्सेप्शंस हमारी आ जाती हैं इसमें। इस रूल की मतलब है कि आप लीगल प्रोसीडिंग से रोक सकते हो इन 4 कंडीशंस में। पहली कंडीशन क्या है, एन एग्रीमेंट वेयर द पार्टीज एग्री नॉट टू फाइल एन अपील इन द अपर कोर्ट ऑफ लॉ। अपर हमें पता है सबसे ऊपर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट होती है, उसके नीचे सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, फिर मजिस्ट्रेट, ये आम तौर पे चलता है। ये हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे जब एंड पे इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आम तौर पे 4-5 तरह की कोर्ट्स होती हैं। अगर आप किसी के साथ एक इस तरह की लीगल रिस्ट्रिक्शन उस पर लगा दो कि भाई मिसाल के तौर पे आप इधर कर सकते हो, इससे ऊपर नहीं आप जा सकते, ठीक है, या आप कहो कि हाई कोर्ट तक हम करवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो खैर इस तरह के वो लेती भी नहीं है पिटिशंस, लेकिन मिसाल के तौर पे आप कहेंगे जी उसमें नहीं आपने जाना, तो ये वैलिड है, ठीक है, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा है कि रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, कतई नहीं, बिल्कुल ही कुछ नहीं करना आपने, ठीक है, ये हम बिल्कुल नहीं रोक रहे वहाँ पर। हमने एक सिंपल क्योंकि आपको पता है कि जब अदालत के अंदर केस चले आते हैं वो फिर तारीख पे तारीख और सिर्फ तारीख, ठीक है, वो चलता ही रहता है। लेकिन अगर आप किसी को इस मकसद के लिए कहें कि भाई एक अदालत का जो भी फैसला आएगा वो हम दोनों पे बाइंडिंग है, इसके ऊपर हमने नहीं जाना, तो ये चीज़ वैलिड है, ठीक है, इस तरह की रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हो। दूसरा आपका क्या आ गया जी, एन एग्रीमेंट वेयर बाय द पार्टी सेलेक्ट 1 कोर्ट ऑफ लॉ बिटवीन 2 कोर्ट्स इक्वली कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट से मुराद क्या है कि दोनों ही काबिल हैं, काबिल आप ये कह लो कि दोनों का लीगल स्टेटस सेम है, ठीक है। जैसे आप ये कहो कि सिंध हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान की है, और इस तरह KPK की पेशावर हाई कोर्ट, क्या ये सारी इक्वली कॉम्पिटेंट है? बिल्कुल बराबर है ना इनका स्टेटस, सारी हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, कोई सेशन कोर्ट नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सारी की सारी एक ही लेवल पे है। तो अगर पार्टीज़ आपस में एग्री कर लें कि भाई हम फ़लाँ अदालत के अंदर बस जाएंगे और वो अदालतें सारी हो बराबर लेवल की, तो ये भी अलाउड है। ये आमतौर पे कैसे होता है, लेट से जी आपने एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो शख्स है कराची का, तो मतलब है कि वहाँ पे कौन सी कोर्ट लगती है, हाई कोर्ट की अगर बात करें सिंध हाई कोर्ट लगती है। आप बायर हो, आप हो यहाँ के लाहौर के, आप वो बंदा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कहता है यार अगर चीज़ें ख़राब हुई तो आप सिंध हाई कोर्ट के अंदर आके मेरे पे केस कर सकते हो। उसने आपको केस करने से नहीं रोका, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उसने आपको कहा कि भाई ज़ाहिर है वो कहेगा कि मुझे भी खर्चा पड़ेगा, लाहौर आऊँगा और ये सारा सिस्टम। उसने कहा कि भाई अगर आप मेरे पे केस करना चाहो तो कहाँ पे केस कर सकते हैं, सिंध हाई कोर्ट के अंदर कर सकते हैं। तो आपने सोचा कि भाई क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट इक्वली कॉम्पिटेंट ही हैं, ठीक है, उसने आपको ऑप्शन उधर का दे दिया, तो ये चीज़ भी क्या है, वैलिड है, ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड होगी। तो लीगल प्रोसीडिंग में फिर से दोबारा वही बात है कि हमने ये बस ख्याल रखना है कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन ना हो, बिल्कुल नहीं रोकना आपने। अगर आप किसी ये 2 कंडीशंस हैं,
आपने कह दिया अगर अपर कोर्ट में नहीं जाना, अच्छी बात है, चलो ना जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा, पैसे वेस्ट नहीं होंगे, एक कोर्ट का जो फैसला आ गया मान लेंगे, ठीक है। या दूसरा है कि अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्पिटेंट, इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट्स हैं और उनमें से एक में आप डिसाइड कर लेते हो कि भाई हमने सिर्फ यहाँ पर जाके केस फाइल करना है, तो ये चीज़ भी क्या है आपकी वैलिड कंसिडर हो जाएगी। जैसे आप ये देखेंगे अदील कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल बुक्स टू नईम, इन केस ऑफ डिस्प्यूट दे डिसाइड दैट द मैटर शैल बी टेकन टू डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट। ठीक है, उसने कहा मैं आपको किताबें बेच रहा हूँ कोई लाखों रुपए की, अगर कोई मसला हो तो हम कहाँ पे जाएंगे, सिविल कोर्ट पे जाएंगे, एज पर लॉ जाहिर है जाना चाहिए, बट नो पार्टी शैल अपील अगेंस्ट ए डिसीजन टू हाई कोर्ट। लेकिन भाई इसके खिलाफ फिर आपने ऊपर नहीं जाना, जो भी होगा अगर आपके हक में आ गया आप मान लेंगे, मेरे हक में आ गया मैं मान लूँगा, ठीक हो गया। तो ये आपने वैलिड है भाई, ये रिस्ट्रिक्शन क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है तो ये वैलिड है। Then the example 53, आतिफ sells sports goods from सियालकोट to नईम in लाहौर। भाई उसने सियालकोट में सेलर बैठा हुआ है, नईम साहब बायर हैं, ये कहाँ बैठे हुए हैं, लाहौर में बैठे हुए हैं। इन अ केस ऑफ डिस्प्यूट दे मे सू इन सियालकोट कोर्ट और लाहौर कोर्ट। ज़ाहिर है दोनों जगहों पे कर सकते हैं आमतौर पे, लेकिन दोनों ने एग्री किया दे विल सू इन लाहौर कोर्ट ओनली। उन्होंने कहा कि भाई हमने सिर्फ लाहौर में करना है। अब सियालकोट की अदालत और लाहौर की अदालत बिल्कुल दोनों ही एक लेवल की कॉम्पिटेंट है, तो आपने फैसला कर लिया कि भाई हम एक जगह पे करेंगे, तो ये भी क्या है आपका एग्रीमेंट वैलिड होगा, रिस्ट्रिक्शन इज़ नॉट एब्सोल्यूट। इसका अगर कोई सिनेरियो आता है इस तरह का, तो आपने आगे एग्रीमेंट इज़ वैलिड बिकॉज रिस्ट्रिक्शन इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इस तरह पूरा कंप्लीट करके लिखना है, ठीक है। देन फिर दो एक्सेप्शंस हमारी हैं आर्बिट्रेशन के हवाले से। आर्बिट्रेशन किसको कहते हैं, पंचायत को, ठीक है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जिसको हम कहते हैं। आपको पता है कि जी जो लॉज होते हैं, लॉज की ख्वाहिश ये है, अदालतों की ख्वाहिश ये है कि हमारा बर्डन भी कम से कम हो और लोगों को इंसाफ भी मिले। तो कानून ने एक आपको रास्ता दिया हुआ है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का। अगर कोई मसला हो रहा है तो आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हो, या आप अपने कोई गली मोहल्ले के आप पंचायत या जरगा जिसको हम कहते हैं उसके थ्रू भी फैसला करवा के आगे लेके जा सकते हो। लेकिन हमने पहले एक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि इस तरह का जो एग्रीमेंट होगा इट मस्ट बी रिटन, ठीक है, रिटन होना चाहिए एग्रीमेंट, ठीक है। तो अगर आप ये आपस में फ़ैसला कर लो कि भाई हम जाएंगे उधर आर्बिट्रेशन में जाएंगे, हम किसी अदालत में नहीं जाएंगे, तो ये चीज़ भी आपकी क्या है, वैलिड है। क्या होगी ये, वैलिड होगी, ये इनवैलिड या वॉइड नहीं होगी, क्योंकि एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन इस केस में भी नहीं है। आपने कह दिया कि भाई अदालत जाएंगे, अदालतों के अंदर तो केस ही बहुत पड़े रहते हैं और कई साल बारी नहीं आती, वकील साहब बहुत ज़्यादा चीज़ को खींच लेते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना आर्बिट्रेशन वगैरह या पंचायत, इसमें दोनों पार्टीज़ के लिए विन विन सिचुएशन होती है। वकील हारता है यहाँ पे बेसिकली, हारने से मुराद है कि वो पैसा नहीं ना उसको मिलता, अदरवाइज़ अदालत के अंदर केस चले या 15-15, 20-20 साल केस ही चलते रहते हैं, वो जाहिर है एक आधा वकील तो फिर एंड पे जीत ही जाता है, तो पैसा उनको मिल रहा होता है। तो ये एक तरीका है कि चलो थोड़ा हेल्प हो जाए आवाम की, उसमें है कि आप आपस में डिस्कस कर सकते हो, तो ये भी वैलिड है। 2 or more persons may agree that any dispute which may arise between them shall be referred to arbitration and that only the amount rewarded in such arbitration shall be recoverable। कहने का पर्पज़ क्या है कि आपको पता है अगर कोई हो केस तो अदालत भी अक्सर डैमेजेस आपके ऊपर लगा रहती है, फ़ाइन लगा रहती है। तो यही अगर आप पंचायत के अंदर फैसला करो तो पंचायत जो भी फैसला करेगी आपके लिए कि भाई इतना फ़ाइन दो या ये चीज़ आपने करनी है, तो आपको वही काम करना पड़ेगा। अ सूट में स्टिल बी ब्रॉड बाय पार्टी इन द कोर्ट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और रिकवरी ऑफ द अमाउंट। अब अगली बार उसने किया कि लेट्स से पंचायत ने तो ऑर्डर कर दी है कि भाई तुमने इसको 3 लाख रुपया पे करना है, अब वो 3 लाख नहीं पे कर रहा, देन आप जा सकते हो अदालत में दोबारा, ठीक है, वो 3 लाख के लिए। लेकिन आप इस केस के ऊपर नहीं जा सकते, केस का फैसला हो चुका है। अगर आप आपस में एग्रीमेंट ये कर लो कि भाई हम पंचायत का जो भी फैसला होगा उसको हम मानेंगे, इसके खिलाफ हम नहीं जाएंगे, तो ये वैलिड चीज़ है। लेकिन अगर पंचायत ने कोई चीज़ ऑर्डर की थी और वो फुलफिल नहीं हो रही, तो उसके खिलाफ आप स्टिल जा सकते हो। नईम एंड सलीम while forming a contract agreed that in case of a breach by any of them the matter shall be referred to an arbitrator mutually selected by them। दोनों ने कहा कि भाई दोनों किसी बंदे को सेलेक्ट कर लेंगे और उससे फैसला करवा लेंगे। दे ऑल्सो एग्रीड दैट ओनली द अमाउंट ऑफ डैमेजेस एज मे बी अवॉर्डेड बाय सच आर्बिट्रेटर शैल बी पेएबल, सच एन एग्रीमेंट इज़ वैलिड। ठीक है, ये वैलिड है। इसके हो गए क्लियर इसमें क्योंकि मकसद हमारा यही होता है कि भाई लीगल राइट हर बंदे को होना चाहिए, मिल रहा है लीगल राइट, केस आप फाइल कर रहे हो। आम तौर पे क्या होता है, जो ट्रेड तंजीमें होती हैं, ताजर तंजीमें, उनके अंदर ये चीज़ बड़ी होती है, वो अपनी बात बाहर नहीं लेकर जाते,
हॉल रोड के ऊपर लेट से कोई आपस में लड़ाई हो गई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट था ब्रीच हो गया है, वो उनका जो नुमाइंदा होता है, चेयरमैन है, सदर है, वो बैठेगा, दोनों के साथ मामला डिस्कस करेगा और उनको कोई ना कोई फ़ाइन लगा देगा या क्या कुछ भी रेस्टिट्यूशन का कह सकते हैं, वट। तो अब वो उन्होंने फॉलो करना होता है उस बात को, ठीक है। अब यही अगर अदालत में जाते, अदालत का भी टाइम वेस्ट होता है, पैसा भी लगता है अच्छा खासा, तो ये इधर फैसला फ़ौरन हो जाता है। आप जाते हो तकरीबन एक दिन के अंदर अंदर ही 2-2.5 घंटों में बैठे बैठे डिस्कस चीज़ें होके क्लियर, ठीक है जी। देन हमारी एक और एक्सेप्शन, क्योंकि हमने कहा 4 एक्सेप्शन हैं। पहली एक्सेप्शन हमारी क्या थी कि आप ये एग्रीमेंट कर सकते हो कि हमने अपर कोर्ट में नहीं जाना, सही है, अदालत में हम जाएंगे लेकिन उससे ऊपर अपील नहीं दायर करेंगे। दूसरा एग्रीमेंट हमारा क्या था कि अगर 2 कॉम्पिटेंट कोर्ट हैं और आप उसमें से एक को चूज़ कर लो कि भाई जैसे हमने कहा लाहौर की कोर्ट है, सियालकोट की कोर्ट है, आपने कहा इसमें से हम सिर्फ लाहौर में जाएंगे तो कोई मसला नहीं, चले जाए, ठीक है। तीसरा आ गया कि अगर आप आर्बिट्रेशन में चले जाएं कि भाई हम अदालत के अंदर नहीं जाएंगे, हम कोई आर्बिट्रेशन करवाएंगे किसी बंदे के साथ, ऑब्वियसली ये रिटर्न होनी चाहिए, तो ये चीज़ भी वैलिड है आपकी। लास्ट हमारी क्या है जी, रिफ़र टू आर्बिट्रेशन क्वेश्चन दैट हैव ऑलरेडी अराइजन। कहने का इसका मतलब क्या है, इसको आप साल लिख लो, सबमिट आर्बिट्रेशन टू कोर्ट। ये जो भी लिखा है इसका मतलब ये है कि अगर आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो खुद ही आपस में, ठीक है, और उसका जो भी जवाब है आप जाके अदालत में जमा करवा दो कि भाई ये हमने एग्री किया है। एक बंदे ने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर लिया, दूसरे ने ज़ाहिर है उसको फ़ाइन पे करना था, उसने कहा मैं तुम्हारे खिलाफ केस करने लगा, उसने कहा चलो यार आओ चाय पे मिलते हैं, बैठे हैं भाई, उसने कहा यार देखो हम ना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, अदालत में जाके भी तो तुम्हें पैसे मिलने हैं, तुम अभी पैसे लो और केस फारिग कराओ, ठीक है। उसने कहा चलो ज़बरदस्त है, मकसद तो पूरा हो गया, आपने आपस में पैसे लिए हैं, ठीक है, और जाके आपने क्या किया, अदालत में जाके आर्बिट्रेशन अपनी सबमिट करवा दी। लेकिन क्या हम हर किस्म का केस इसी तरह पैसे ले दे के ख़त्म करवा सकते हैं? हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एग्रीमेंट्स टू स्टिफल लीगल प्रोसिक्यूशन, ऐसे एग्रीमेंट्स जो अदालती कार्रवाई को, अदालती से कह सकते हो जो तरीक़ाकार है उसको रोकने के लिए किए जाए। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने चोरी की है, अगर वो बंदा कहेगा यार चोरी के पैसे वापस ले लो ना करो, ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्राइम अगर किसी ने किया है तो उसको आपने अदालत में लेके जाना ही जाना है, उसके ऊपर केस करना ही करना है। ये क्राइम नहीं है, ये तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्रीच हो गया, उसने कहा कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को कत्ल करते हुए देख लिया और उसने कहा यार आप मेरे से पैसे ले रहे हैं, छोड़ दें इसको, ठीक है, या किसी ने कोई चोरी की है, बहुत बड़ी चोरी कर ली है उसने, किसी ने किसी को रखवा दिया है, ब्राइब लेकर उस पर जॉब पे रखवा दिया है, और आप कहेंगे यार चलो कोई नहीं ब्राइब वापस करो हम क्लियर कर देते हैं, नहीं, जो जुर्म होगा जुर्म के खिलाफ आपने केस लाजमी फाइल करना है, क्योंकि आपने लीगल प्रोसिक्यूशन को नहीं रोकना, ठीक है। लेकिन ये होते हैं, हमने पहले या दूसरे दिन ये पढ़ा था, कुछ होते हैं क्रिमिनल आपके लॉज होते हैं और कुछ होते हैं सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉ वो हैं जो क्राइम है, जो जुर्म है, जुर्म के ऊपर आपको सख्त सज़ा भी मिलनी है। इसके अंदर आपको सज़ा नहीं मिलती, कोई जेल फांसी वगैरह कुछ नहीं होता, इसमें यही होता है कि यार या तो रेस्टिट्यूशन हो जाएगी या फ़ाइन थोड़ा सा लग जाएगा बस, ठीक है। तो इस केस में आप कर सकते हो। उसने क्या कहा, नईम हैड फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट करीम इन कोर्ट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, करीम कॉन्टैक्टेड नईम, उसने कहा कि भाई आओ अफ्तारी पे मिलते हैं, एंड रिक्वेस्टेड आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, उसने कहा यार चलो बाहर ही कर लेते हैं मामला हल। नईम एग्रीड एंड बोथ ऑफ देम साइंड एंड सबमिटेड अ रिटन आर्बिट्रेशन, हमें पता है आर्बिट्रेशन हमेशा रिटन होनी चाहिए, रिटर्न करवा के उन्होंने एक साइन किया एफिडेविट सा बना के कि भाई हमारा मसला हल हो गया, तो आप जाके कोर्ट में सबमिट करवा सकते हो, कोर्ट खुश हो जाएगी, जाहिर है कि चलो बारो बारी मामला हल हो गया, ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी कितनी हो गई हैं, 4 एक्सेप्शन है लीगल प्रोसीडिंग्स की, ठीक है। एक एक्सेप्शन पहली क्या है कि आप अपर कोर्ट में जाने से रोक सकते हो, ठीक है। दूसरा है कि आप 2 इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट्स में से एक में जाने का कह सकते हो, कोई मसला नहीं है। तीसरा है कि आप आर्बिट्रेशन करवा सकते हो। चौथा ये है कि आप ख़ुद भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके, चाहे आपका केस फाइल हुआ हो पहले से, ये उसने कहा ना कि किधर गया, फाइल्ड अ सूट, ऑलरेडी केस फाइल्ड था अदालत के अंदर, लेकिन स्टिल आपने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की है तो आपने उसको ओके कर देना है, ठीक है जी। देन ये अनसर्टन एग्रीमेंट्स का हमें पता है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो अनसर्टन हो, जिसके बारे में क्लियर ना हो, क्योंकि ये ऑफ़र होती है ना इसके अंदर एग्रीमेंट में भी, तो ऑफ़र ही अगर अनसर्टन और इनडेफिनेट हो, डेफिनेट ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे,
वो अनसर्टन होगी ऑफ़र, और ऐसी ऑफ़र की वजह से एग्रीमेंट नहीं बन सकता। अगर आप किसी को कहोगे यार ये चीज़ में मार्केट खरीद लो या 50 रुपये का या 70 रुपये का, अब ये या की वजह से अनसर्टन हो गया कि असल में इसकी कीमत क्या है। आपके पास 5 घोड़े थे, आपने कहा कि यार मैं एक घोड़ा बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, अब पता नहीं आपने कौन सा बेचना है। 3-4 आपके पास गाड़ियाँ थी, आपने कहा यार मैं एक गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ, अगले के माइंड में कुछ और है, आपके माइंड में कुछ और है। अनसर्टन चीज़ें हैं, तो अनसर्टन चीज़ जो होती है उसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं होता। ये हमने वैसे ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस इसको किया हुआ, ठीक है। दूसरा जो मेन एक रह गया है आज का और चैप्टर ही एंड हो जाएगा, वो है वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग मतलब जुआ। जुआ भाई जो है, जुआ इल्लीगल भी है, ठीक है। ना सिर्फ ये वॉइड है, ये इल्लीगल होने की वजह से वॉइड है। हमें पता है कि हर वॉइड एग्रीमेंट इल्लीगल नहीं होता, ठीक है। मिसाल के तौर पर अनसर्टन एग्रीमेंट है, वो इल्लीगल तो नहीं है लेकिन वो वॉइड है, लेकिन हर इल्लीगल एग्रीमेंट हमेशा वॉइड होता है, ठीक है। ये इल्लीगल है और वॉइड भी है, ठीक है। ये क्या है, जुआ। जुआ से मुराद क्या है कि आप किसी ऐसे इवेंट के होने या ना होने के ऊपर शर्त लगाओ जिसमें दोनों केसेस में आपको या तो कुछ लेंगे या कुछ आप देंगे, ठीक है। और ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, आप खुद कुछ भी नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे ये जिस तरह फिक्सिंग होती है मैचेस के अंदर, या बुकिंग होती है जिसको बैटिंग कहते हैं। मैच चल रहा है, आपने कहा यार इस बॉल, ये वाली बॉल 9 बॉल हो जाएगी, ठीक है। अगर 9 बॉल हो जाएगी तो मुझे इतने दे देना, नहीं होगी तो मैं आपको इतने दे दूंगा। ये सीधा सीधा जुआ है, ठीक है। क्योंकि एक कंडीशन है वो आपके हाथ में नहीं है, दूसरे बंदे के हाथ में, और आपने लक पे ऊपर भी और आपने दोनों सिचुएशंस के ऊपर ही लगा दी है, ठीक है। याद हो ना, एक यार अगर ये बंदा 9 बॉल करवाएगा ना, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि तुम मुझे फ़ाइन पे करना, ठीक है। लेकिन ये ना हो कि अगली तरफ से मैंने भी कुछ करना है, वन साइडेड चीज़ हो। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि यार अगर ये कोई बंदा क्रिकेट खेल रहा है, अगर ये इसने सेंचुरी कर ली तो हम इसको इनाम देंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसने सेंचुरी ना की, फिर कुछ नहीं करना आपने। अगर आप दोनों साइड्स में जाओगे वो फिर जुआ है आपका। ये ना थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन आ जाती है कि जुआ कब है कब नहीं है। अगर आपका कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसके अंदर आप एक ही इवेंट के ऊपर पैसे लगा दो, ठीक है। जैसे अक्सर होता है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के आजकल मैचेस चल रहे हैं, तो उसमें अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को कहता है कि भाई आप जीत गए तो आपको इतने पैसे इनाम है, फिक्स कोई अमाउंट है। न्यूजीलैंड ने कहा कि भाई आप जीत गए तो आपको वही वाले पैसे इनाम मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये है कंपटीशन की बेस पे, स्किल्स की बेस पे, परफॉर्मेंस हुई है, परफॉर्मेंस की बेस पे आपने एक तरह का इनाम रख दिया है जीतने वाले के ऊपर, ठीक है। हारने वाला जो है उसने कुछ नहीं करना इस सिचुएशन के अंदर। ये नहीं होगा कि हारने वाले से लेकर आपने देने जीतने वाले को, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपकी वैलिड है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे इवेंट के ऊपर लगाओ जिसमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं है, जिसकी बैक पर कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं है, और आप दोनों सिचुएशंस पे लगा दो, दोनों रिजल्ट्स के ऊपर, कि भाई ये आ गया तो आपने देने हैं, ये आ गया तो मैं दूंगा, ठीक है, तो ये आपका जुआ है। एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड, ये भाई सीधे सीधे वॉइड है क्योंकि इलीगल है। ये ऊपर बल्कि उसने डेफिनेशन लिखी है, वेजर इज अ बेट एन एग्रीमेंट बाय विच 2 और मोर पार्टीज एग्री दैट अ सर्टेन सम ऑफ मनी और अदर थिंग shall be paid or delivered to one of them on the happening or not happening of an uncertain event. इवेंट भी अनसर्टन है, उसकी हैपनिंग और नॉट हैपनिंग का कोई आपको पता नहीं है, लेकिन आप उसके ऊपर लगा देते हो पैसे। एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड एंड नो सूट शैल बी ब्रॉड फॉर रिकवरिंग एनी alleged टू बी वन ऑन एनी वेजर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई जुए का किसी के साथ किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है, और आप जीत गए हो, अब वो बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई, ठीक है। ये सिर्फ जुए में नहीं, अभी हम डिस्कस करेंगे हर इलीगल एग्रीमेंट जो आपने किया हो उस केस में आप रिकवरी नहीं कर सकते। आप रिकवरी करने जाएंगे वो पहले आपको अंदर बुला लेंगे कि अजय भाई आपने इलीगल काम, आपने लेट से एक चोरी की है, 5 साल लोगों ने मिलकर चोरी की है, और बाद में आप कह रहे हो कि यार हम इसको इस तरह बांटेंगे, 20-20% 5 के 5 लोग ले लेंगे। नहीं भाई, किसी ने दिया, एक बंदा था उसने 30% ले लिया, 40% ले लिया, आप चले गए अदालत के अंदर, तो क्या होगा, अदालत आपको पहले धर लेगी कि भाई आपने चोरी की हुई है। तो इलीगल जो जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि वेजरिंग भी वन ऑफ इलीगल एग्रीमेंट्स है, तो जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स होंगे उसके अंदर रिकवरी नहीं हो सकती भाई, ठीक है। चीज़ों की या पैसों की रिकवरी वहाँ पे किसी सूरत में नहीं हो सकती। ये आपने हर तरह के इलीगल एग्रीमेंट्स के लिए याद रखना। हामिद प्रोमिसेस टू पे 10,000 टू आरिफ इफ़ इट रेन टुडे, मतलब ये क्या है,
अगर बारिश हुई तो मैं आपको पैसे दूंगा। अब बारिश जो है किसी के हाथ में नहीं है किस तरह होनी है, ठीक है ना, आप बारिश करवा सकते हो किसी भी सिचुएशन में। एंड आरिफ प्रोमिसेस टू पे 10,000 टू हामिद इफ़ इट डिड नॉट, उसने कहा अगर नहीं होगी तो मैं दूंगा पैसे। मतलब हमें बैठे बैठे शुगल चल रहा है उनका, तो शुगल तो है लेकिन एग्रीमेंट कोई नहीं है भाई, वॉइड एग्रीमेंट होगा। और इसको अगर ये लेट से बारिश हो जाती है, ठीक है, और हामिद ने पे करने थे वो पे नहीं कर रहा, तो क्या आरिफ साहब उसके खिलाफ अदालत में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अदालत कहेगी भाई जुआ आपने लगाया, इलीगल काम है। देन एन एग्रीमेंट टू एंटर इनटू अ रेसलिंग इवेंट इन विच विनर वाज टू बी रिवॉर्डेड बाय द एंटायर सेल प्रोसीड्स ऑफ टिकट इज़ नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट। इसमें वो ये कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे कोई रेसलिंग हो रही है, कोई कबड्डी का मैच हो रहा है, आपने टिकट फ़ी लगाई हुई है 100 रुपये, हर बंदे ने भाई 100 रुपया पे किया, लेट से कोई इकट्ठा हो गया 50,000 रुपया, और आपने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ कि जो भी शख्स जीतेगा हम उसको देंगे, ये प्राइज़ है, ठीक है, ये जुआ नहीं है। ऐसे नहीं होगा कि आधे बंदे जीत, हाँ उसकी स्किल्स की बेस पे वो बंदा जीता है और सारे बंदों ने कंट्रीब्यूट किया उसके अंदर, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि जी अगर कोई 1000 बंदा रहा उसमें से 500 बंदा विन कर गया, 500 हार गया, एक शख्स था वो जीता है, सारे के सारे 1000 बंदे का पैसा उसकी तरफ चले जाएगा, ठीक है, और हारने वाले से लेकर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है भाई, ये प्राइज़ है, इसमें कोई मसला आपको नहीं है। एन एक्सेप्शन इज़ द एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट, यही वाली बात, टू अ प्लेट, प्लेट भी आप प्राइस को समझ लें, और प्राइस ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹500 एंड अबव, ये याद रखनी है 500 वाली वैल्यू। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप 500 रुपये से ज़्यादा के इनाम में अपना कंट्रीब्यूट करें, ठीक है, किस सिचुएशन में, इन टू विनर ऑफ अ हॉर्स रेस, ये कोई हॉर्स रेस अब प्रैक्टिकली पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन क्योंकि कानून है ही नहीं पाकिस्तान से पहले का ये बना हुआ है, वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर एक एक्सेप्शन वेजरिंग की क्या है कि अगर कोई हॉर्स रेस हो रही है और उसमें जो प्राइज़ है वो 500 रुपये से ज़्यादा का है और आप सारे लोग उसमें कंट्रीब्यूट करो, तो ये वेजरिंग नहीं है। वही बात होगी ना कि स्किल्स की बेस पे है, जो बंदा घोड़ा एक जीत जाएगा उसको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, बाकियों को नहीं होगा। ये नहीं होगा कि यार इस हर घोड़े के ऊपर जो लगाते होते हैं वीडियोस में, हम मूवीज़ में देखते हैं कि यार 10 नंबर घोड़ा जीतेगा और इतने पैसे हैं, वो जीतेगा और इतने पैसे हैं, इस तरह सिचुएशन नहीं है। आपने सिंपल कहा कि एक घोड़ा जो भी जीतेगा सारे के सारे जो पैसे हैं इकट्ठे होके आपने उसको दे देने, अगर 500 रुपये से वो ज़्यादा है, ठीक है। 500 की क्या आजकल वैल्यू है, इतना पुराना कॉन्ट्रैक्ट है आपका, क्लियर है भाई। तो ये हमारा एक ये एक्सेप्शन होगी और एक हमारी वही, इसके अलावा कुछ जनरल प्राइस वगैरह हो उसमें आ जाएगा। हाँ आप इसके साथ ना एक और नीचे एक्सेप्शन लिख लें, एक तो ये है और एक क्या है हमारी, प्राइस फॉर कंपटीशन इन्वॉल्विंग स्किल्स। बैडमिंटन का मैच हो रहा था किसी ने कहा गया जो बंदा जीतेगा उसको पैसे मिल जाएंगे, तो ये कोई मसला नहीं है। वर्ल्ड कप्स होते हैं सबको पैसे मिलते हैं, जो विनर्स होते हैं सेकंड या थर्ड वाले, तो वो भी क्या है, प्राइज़ फॉर कंपटीशन है इन्वॉल्विंग स्किल्स, तो वो भी बिल्कुल वैलिड है। तो ये दो चीज़ें भाई क्लियरली वैलिड हैं। अगर किसी को कंपटीशन का कोई प्राइज़ देना हो, या ये तो स्पेसिफिकली वो बताएगा, हॉर्स रेस हो रही है उसके अंदर कोई 10,000 रुपये का प्राइज़ है, सारे बंदों ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, जीतने वाले को हम 10,000 रुपया देंगे, तो ये अलाउड है, ठीक है। ये हो गया जी हमारा वेजरिंग के जो चीज़ें हैं। अच्छा नीचे कुछ है अब कि अगर आपके वेजरिंग का आपने एग्रीमेंट किया है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या किया जाएगा। हमें पता है कि वेजरिंग वाला एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड होता है, ठीक है। एग्रीमेंट्स, अच्छा ये चीज़ भी कर लें, एग्रीमेंट्स कोलेटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट्स। वेजरिंग की बजाय अगर आप यहाँ पे इलीगल एग्रीमेंट्स भी लिख लो ना तो वो भी सही है। इसका मतलब क्या है, ऐसे एग्रीमेंट्स जो इलीगल एग्रीमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, ठीक है। हमने ये सिचुएशंस एक लेक्चर में डिस्कस की थी कि अगर पहला एग्रीमेंट आपका लीगल है और उसकी बेस पे आपको दूसरा एग्रीमेंट मिलना है जो कि इलीगल है, तो फिर क्या होगा, पहले वाला वैलिड हो जाएगा, दूसरे वाला इनवैलिड। मिसाल के तौर पे आपने किसी को जॉब पे रखा, आपने कहा कि यार पहले 4 घंटे तुमने कोई प्रॉपर काम करना है, कोई टैक्स का काम है वो तुमने करना है, और अगले जो 4 घंटे अगर तुमने पहले 4 घंटे काम किया
तो उसकी बेस पर मैं अगले 4 घंटे भी तुम्हें रखूँगा जिसके अंदर तुमने चेस्ट बेचनी है, जो काम क्या है, इलीगल है। ठीक है, अब ये 2 एग्रीमेंट्स अलग अलग हैं। दूसरे वाला कोलेट्रल है या डिपेंड कर रहा है पहले वाले एग्रीमेंट के ऊपर। पहले वाला अगर लीगल हो, दूसरे वाला इलीगल हो, तो क्या होगा, दूसरे वाला वॉइड हो जाएगा, पहले वाला परफॉर्म आप करोगे। लेकिन अगर आप किसी को रखोगे यार 4 घंटे तुमने बेचनी है चर्स, ठीक है, अगर तुमने अच्छी तरह बेच दी तो मैं अगले 4 घंटे तुम्हें पैसे पे करूँगा टैक्स का काम करने के या कोई और काम करने के जो लीगल है। अब इस केस में क्या होगा, दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलना है वो किस बेस पे मिलना है, एक इलीगल परफॉर्मेंस की बेस पे। ठीक है, इसका मतलब दैट इज कोलेटरल टू एन इलीगल एग्रीमेंट। तो अगर वो इलीगल के ऊपर डिपेंड करा तो फिर क्या होगा, दोनों के दोनों ही वॉइड हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब यही वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ऑल एग्रीमेंट, हाँ लीगल की बेस पे, और लीगल वाला वैलिड है, इलीगल वाला हाँ ख़त्म है। ऑल एग्रीमेंट्स नोइंगली मेड, इधर एक बार नोइंगली, जानबूझ के अगर आप कर रहे हो, मेड टू फर्दर और असिस्ट द एंटरिंग इनटू अफेक्टिंग और कैरिंग आउट, ये बस इतनी सारी इंग्लिश लिख दी है उन्होंने। कहने का उसका मकसद है कि भाई अगर कोई इस तरह का एग्रीमेंट है, ठीक है, जिसमें जो वेजरिंग एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, वेजरिंग सिर्फ कहा है लेकिन आपने कॉन्सेप्ट हर तरह के इलीगल एग्रीमेंट के लिए याद रखना है, हर तरह का इलीगल एग्रीमेंट पे यही कॉन्सेप्ट लगेगा। आसिम अग्रीड विद कासिम टू प्रोवाइड हिम क्रेडिट टू बेट ऑन अ क्रिकेट मैच विद दिस स्टिपुलेशन दैट इफ़ कासिम वन ही विल शेयर हाफ द प्रोसीड विद आसिम। ये इस तरह का होता है ना कि भाई तुम जाओ जुआ लगाओ, उसके ऊपर मेरे से पैसे ले लो, ठीक है, अगर तुम जीत गए तो वो पैसे हाफ तुम्हारे, हाफ मेरे। तो ये एग्रीमेंट जो हाफ हाफ करने वाला है वो क्या है, वो हाफ हाफ जो अमाउंट करने वाला वो एग्रीमेंट का मसला नहीं होता, वो लीगल है। लेकिन पहले वाला एग्रीमेंट क्या है, जुआ लगाना। ठीक है, जुए का पैसा आएगा, देन जाके पैसा शेयर होगा। अब पैसा शेयर करना इलीगल बात नहीं होती, लेकिन जुए के थ्रू आ रहा है तो पहले वाला एग्रीमेंट क्योंकि इलीगल है, दूसरे वाला भी क्या हो गया, इलीगल हो गया। द एग्रीमेंट बीइंग कोलेटरल टू अ वेजरिंग एग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है जी, कि अगर आपने वेजरिंग का एग्रीमेंट किया या आपने कोई भी इलीगल एग्रीमेंट किया है और आपने कहा इसका जो रिजल्ट आएगा वो हम आपस में हाफ ऑफ कर लेंगे या शेयर कर लेंगे, तो क्योंकि वो चीज़ ही बेस ही उसकी इलीगल है तो उसकी वजह से पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट आपका वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब एक यहाँ पे ये आ गया, नॉट सूट फॉर रिकवरी अलाउड, इसके साथ भी लिखें फॉर ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स। वेज के लिए तो उन्होंने बताया ही बताया वेजरिंग के लिए, लेकिन असल में हर तरह के इलीगल एग्रीमेंट्स के ऊपर होता है क्या, नो सूट और अदर प्रोसीडिंग शेल लाई फॉर रिकवरी ऑफ, भाई कोई रिकवरी नहीं होनी है आपको, एनी सम ऑफ मनी पेड और पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वॉइड वेजरिंग एग्रीमेंट या एनी वॉइड इलीगल एग्रीमेंट। वही कह रहा है कि भाई अगर आपने कोई पैसे दे दिए हुए हैं किसी को इलीगल काम करवाने के या वेजरिंग के या देने हैं, तो रिकवरी कोई नहीं होनी। जिसने पैसे दे दिए हैं वो अदालत में जाकर नहीं कह सकता है यार अच्छा चलो वॉइड तो हो गया, पैसे ले दो मुझे वापस, और जिस बंदे ने पैसे लेने हैं वो भी नहीं कह सकता कि मुझे पैसे लेके दो, क्योंकि इलीगल बेस है आपकी। ठीक है। दूसरा एनी कमीशन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज भी उसको ही कहते हैं, कमीशन को कहते हैं, जो ब्रोकर होते हैं ना जो आपस में डील करवाते हैं उनको जो पैसे मिलते हैं। फ़ी और रिवॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉइड, भाई किसी तरह का कोई कमीशन वगैरह आप नहीं ले सकते। ठीक है, आपने किसी को कहा कि मैं तुम्हें जुआ खिलवा के देता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें मशवरा दूंगा, मैं कहूँगा एक्सपर्ट हूँ तो मैं तुम्हें एडवाइस करूँगा, तुमने इसकी बेस पे शर्त लगाते जाना है कि इस बॉल पे ये होगा, इस बॉल पे ये होगा। अब आपको पता है एग्रीमेंट कौन सा है, वेजरिंग वाला एग्रीमेंट है। लेट्स से वो बंदा विन कर गया आपके मशवरे की बेस पे, आपने कहा यार मेरा कमीशन, कोई एग्री हो गया था पहले 5-7%, उसने आपको कहा मैंने कोई कमीशन नहीं देना, तो अब आप उस कमीशन को लेने के लिए अदालत में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपने काम इलीगल किया है। तो इलीगल अगर आपने काम करना तो भाई किसी भी तरह के कोई भी पैसे आपको वापस नहीं होने। ये दो हो गए। तीसरा क्या, एनी सम ऑफ मनी नोइंगली पेड और पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी पर्सन बाय वे ऑफ कमीशन फी रिवॉर्ड और अदर क्लेम। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कमीशन के तौर पे दे दिए हों पैसे, उसमें है कि उसने वो कमीशन मांग रहा है, ठीक है। इसमें है कि अगर आपने ऑलरेडी किसी को कमीशन पे कर दिया हो तो भाई वो आप कहोगे यार चलो अब वॉइड तो हो ही गया, वापस कर दो, तो वो भी अब वापस नहीं होने। बेसिकली जब इलीगल एग्रीमेंट होता है आप अदालत में जाते ही नहीं हो, क्योंकि आपको उधर से फिर पड़ जानी है आगे से कि भाई तुम इलीगल काम करके आए हो। ठीक है, तो इन्होंने वेजरिंग के अंदर ये बताया हुआ है, लेकिन हमें पता है कोई भी इलीगल एग्रीमेंट होगा ये चीज़ भी लगेगी, ठीक है, और वाली चीज़ भी उस पर लग जाएगी। ओके जी। एग्जाम्पल इसमें क्या है, साजिद एंड माजिद डिपॉजिट्स ₹5,000 ईच विद नवाज फॉर बेटिंग।
सही है भाई, उन्होंने दोनों ने नवाज शरीफ को 5-5 हज़ार रुपये जमा करवा दिया कि भाई तुम शर्त लगाओ जाके। उन्हें पता रहा नवाज शरीफ साहब कमाल है इस चीज़ में। विनर टू टेक होल अमाउंट, उसने कहा कि भाई जो भी आएगा ना पैसा तो वो विनर को सारी की सारी मिल जाएगी। अब ये जुआ है। साजिद वॉन द बैट, साजिद साहब ने क्या किया, जीत गया, बट नवाज रिफ्यूज़ टू पे अमाउंट। ऑब्वियसली नवाज साहब ने कहा वापस करने हैं, नवाज रिफ्यूज़ टू पे एनी अमाउंट टू हिम। तो अब क्या है कि ये वाली अमाउंट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लीगल होता, आपने कोई लीगल काम किया होता तो फिर आपने पैसे रिकवर करवाने होते, आप जा सकते थे अदालत में कि भाई वो पैसे थे। अब आप अदालत किस मुंह से जाओगे कि भाई मैंने उसे कोई जुए के लिए पैसे दिए थे, मैंने उसे कोई इलीगल काम के लिए पैसे दिए थे, वो नहीं वापस कर रहा, तो अदालत कहेगी वो तो बाद में वापस करेंगे, पहले आप आ जाए इधर। ठीक है, तो साजिद कैन नॉट फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट। क्लियर है भाई ये बात। सिंपल सा फॉर्मूला इसका याद रखने का ये है कि इलीगल एग्रीमेंट के केस में किसी भी तरह के पैसे वापस नहीं हो सकते, चाहे कमीशन हो, चाहे ब्रोकरेज हो, चाहे असल वाली अमाउंट हो, चाहे पेएबल हो, रिसीवेबल हो, कुछ वापस नहीं होना, क्योंकि आपने अदालत ही नहीं जाना। जब नसीम एंड करीम डिपॉजिट 5,000 ईच फॉर अ बेट ऑन अ कार्ड गेम। कार्ड सही है, भाभी खेल रहे थे वो। नसीम एग्रीड टू गिव शहबाज, ओह अच्छा, 20% कमीशन फॉर स्पोर्ट ड्यूरिंग द गेम। शहबाज साहब भी बीच में बैठे हुए थे, मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा आती है गेम, उसने कहा चलो मैं तुम्हें 20% क्या करूँगा, पे कर दूंगा जो भी हमें पैसे मिलेंगे। नसीम वॉन दी बैट बट रिफ्यूज़ टू पे, भाई उसने कहा मैंने नहीं आपको देने, तो मैं क्या जाके रिकवरी करवा सकता हूँ, नहीं करवा सकता, क्योंकि आपका बेट वाला एग्रीमेंट ही इलीगल है। ठीक है जी, लास्ट बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड एनी क्रेडिट इन हिज अकाउंट फॉर मेकिंग एनी पेमेंट। इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा पैसे पे करने का जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, इफ़ सच पर्सन इज़ गार्डियन ऑफ द माइनर ऑन हुज बिहाफ ही मेड पेमेंट और हियर और लीगल हियर और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन या ओ एंड सच पेमेंट रिलेट्स टू अ वॉइड वेजरिंग एग्रीमेंट। यहाँ पे वो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आपने कोई जुआ किया है, जुआ खेला है आपने, ठीक है, और जो आपका माइनर था, गार्डियन ऑफ माइनर, क्योंकि माइनर जाके नहीं एग्रीमेंट कर सकता, सही है, वॉइड अब इनिशो था, लेकिन उसके गार्डियन ने जाके माइनर के बिहाफ पे एग्रीमेंट कर लिया जुए का। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि भाई आप पैसा हार गए तो पैसा वापस करो। क्या पैसा वापस करना है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऊपर वाला ही है कि भाई कोई रिकवरी कोई पैसे नहीं वापस करने। ठीक है, तो वही लिखा है, शैल नॉट बी अलाउड एनी क्रेडिट इन हिज अकाउंट फॉर मेकिंग एनी पेमेंट, कि भाई वो उस बंदे को आप पैसे इस काम के लिए नहीं दे सकते कि जाओ यार तुम उसके पैसे जुए के उतार दो। ठीक है, दूसरा क्या है जी, या कोई लीगल हेयर या पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। डिसीज पर्सन भाई जाते जाते जुआ खेल के मर गया, शायद दिल पे ले गया थोड़ी, ठीक है, तो अब आप उसके लीगल हेयर रिप्रेजेंटेटिव से पैसा नहीं निकलवा सकते, ना ही वो किसी से कर्जा लेके आगे दे सकता है। ठीक है, सच पेमेंट इफ़ सच पेमेंट रिलेट्स टू वेजरिंग एग्रीमेंट, अगर ये वेजरिंग एग्रीमेंट का हो, और एग्रीमेंट कोलेटरल टू वॉइड वेजरिंग एग्रीमेंट। कोलेटरल से मुराद क्या, ऐसा एग्रीमेंट जो डिपेंड कर रहा था वेजरिंग पे, तो उसकी पेमेंट भी नहीं कर सकते। एग्जांपल देख लेते हैं, नसीर इज़ गार्डियन ऑफ कबीर अ माइनर, कबीर लॉस्ट अ बेट एंड नसीर पेड 7,000 फ्रॉम हिज पॉकेट फॉर द बेट। भाई कबीर एक माइनर था, कबीर साहब जाके जुआ हार गए हैं, नसीर ने क्या किया जी, अपनी जेब से 7,000 रुपया पे कर दिया। नसीर शैल नॉट बी इंटाइटल टू एनी क्रेडिट इन हिज अकाउंट। अब भाई नसीर साहब को पैसे नहीं मिल सकते। ठीक है, माइनर था, माइनर के गार्डियन ने कहा यार चलो बच्चा फंसा हुआ है कहीं पे, तो उसने पैसे उसको दे दिए। ठीक है, अब नसीर उस पर जाके के केस करके माइनर से पैसे नहीं निकलवा सकता। ठीक है, कि भाई मैंने आपके पैसे पे किए, क्योंकि अदालत कहेगी आपने इलीगल काम के पैसे पे किए। इस तरह अगर कोई बंदा जुआ खेलता हुआ मर जाए तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो अगर उन्होंने पैसे पे भी कर दिए हों मरने वाले बंदे के, ठीक है, तो पहली बात तो पे करने ही नहीं चाहिए क्योंकि इलीगल एग्रीमेंट है, लेकिन अगर पे कर भी दिए हैं तो अब उनको किसी भी उसकी प्रॉपर्टी में से ये वाले पैसे नहीं मिल सकते कि भाई 10 लाख रुपए हमने उसके जुए का पे किया था, अब उसका घर जब बिकेगा तो वो कहेंगे 10 लाख रुपए हमें पे करो। नहीं पे कर सकते, आपने इलीगल काम के पैसे पे किए। ठीक है जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं। टू रेसलर्स गोगा एंड शीदा, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, एग्रीड टू प्ले अ रेसलिंग मैच ऑन द कंडीशन दैट इफ एनी ऑफ देम वुड फेल टू अपीयर फॉर द मैच ही वुड हैव टू पे 5,000 टू द अदर पार्टी। उसने कहा कि भाई एक भी बंदा जो नहीं आएगा उस दिन, ठीक है, बाई जिसको हम कहते हैं बाई दे देना, तो अगर एक भी बंदा उस दिन नहीं आएगा तो वो दूसरे को 5,000 रुपया पे करेगा।
द विनर वॉज टू रिसीव 20,000, विनर को कितने मिलने थे? 20,000 आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ द टिकट। ठीक है, टिकट लगी हुई थी 100 रुपये की, उसमें से जितने भी पैसे इकट्ठे होने थे तो 20,000 रुपया विनर को मिलना था। गोगा फेल्ड टू अपीयर इन द मैच, गोगा साहब भाई मैच में नहीं आए एंड शीदा सूड हिम फॉर 5,000, शीदा ने कहा उसको केस कर दिया कि भाई 5,000 रुपया दो मेरा। गोगा हाउ एवर रिफ्यूज टू पे क्लेमिंग दैट बीइंग वेजरिंग इन नेचर, उसने कहा भाई ये तो वेजरिंग थी तो मैं तो ये वाले पैसे नहीं दे सकता। ठीक है, तो बताएं जी क्या होगा? इस केस में वो ये क्या कहना चाह रहा है कि गोगा और शीदा दो पहलवान हैं, दोनों ने कहा कि भाई हम इस फलां डेट के ऊपर आपस में रेसलिंग करेंगे और जो बंदा नहीं आएगा वो दूसरे को 5,000 रुपया पे करेगा और जो बंदा जीतेगा उसको 20,000 इनाम मिलेगा। लेकिन इनाम कौन सा होगा? जो टिकट सेल करके मिले हमें पैसे। हमें पता है टिकट सेल करके मिलने वाले पैसों पे हमें कोई मसला नहीं होता, वो बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, लेकिन गोगा साहब जो थे, एक बंदा उस दिन आया ही नहीं तो दूसरे ने क्या किया, उसके ऊपर केस कर दिया कि भाई मैंने तो तुम्हें कहा था कि अगर नहीं आओगे तो 5,000 पे करोगे, अब तुम 5,000 मुझे नहीं दे रहे, अदालत के अंदर आ जाओ। ठीक है, इस सिचुएशन को हम इधर पढ़ लेते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स नोइंगली मेड टू फर्दर, ये उसने ऊपर इंग्लिश करके ये लिख दिया है कि भाई अगर कोई आपके वेजरिंग के एग्रीमेंट्स हों तो पहले तो हमने ये सिचुएशन बता देना लीगल प्रोविजन कि वो वॉइड होते हैं। ठीक है, वेजरिंग के एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। लेकिन इन दिस केस गोगा एंड शीदा वर नॉट गोइंग टू विन और लूज इन टर्म्स ऑफ मनी एज अ रिजल्ट ऑफ रेसलिंग मैच। रेसलिंग मैच एक अनसर्टन चीज़ है, लेकिन वो कहते हैं कि उसमें से दोनों में से किसी ने पैसे नहीं लूज़ करने थे। ऐसे ही है ना, पैसे या तो होता ना, वो कहता है कि अगर तुम जीत जाओ अगर मैं तुम्हें दूंगा वरना तुम देना। उन्होंने तो कहा कि भाई सेल प्रोसीड्स होंगी, जो टिकट्स होंगी उनके पैसे हमें मिलने हैं। ठीक है, द विनिंग अमाउंट हैड नॉट टू बी गिवन आउट ऑफ देयर पॉकेट्स बट हैड टू बी पेड फ्रॉम द गेट मनी विच वॉज प्रोवाइडेड बाई द पब्लिक। एज फॉर द कंडीशन ऑफ पेमेंट फॉर नॉन अपीयरेंस, नॉन अपीयरेंस की अगर हम बात करें, नो अनसर्टन इवेंट प्रोवाइडेड द इक्वल चांसेस ऑफ विनिंग और लूजिंग। कहने का उनका मतलब ये है कि अगर वो बंदा नहीं भी आया, असल आपका जो एग्रीमेंट था वो किस चीज़ का था? लड़ने का था ना आपस में। सही है, वो आपने रेसलिंग करनी थी। अगर एक बंदा नहीं आया उसकी बेस पे आप ये तो नहीं कह सकते कि यार ये बंदा लड़के जीत गया है, इवेंट ही नहीं हुआ। ठीक है, जब इवेंट ही नहीं हुआ तो उसकी बेस पे आप उसको इसलिए वेजरिंग आप नहीं कह सकते। देयरफॉर शीदा इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम गोगा एज द एग्रीमेंट बिटवीन गोगा एंड शीदा इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट एंड देयरफॉर इट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, इसको ना एक बार घर जाके दोबारा पढ़ना है तो इंशाल्लाह फिर ये और मज़ीद समझ आ जाएगी। कल इनके बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेंगे और MCQs वगैरह भी फिर कर लेते हैं डिस्कस। अगले 2 दिन फिर यही करते हैं। 17, 18 और 19 डेट के लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है जी, चलें, सही है। हाँ जी, 5,000 वाला वैलिड है ना, वो ये कह रहा है कि 5,000 वाला जो है उसकी बेस पे कुछ हो नहीं रहा बेसिकली। ठीक है, अनसर्टन तो ये है ना कि ये देखो असल एग्रीमेंट उन दोनों का आपस में क्या है? रेसलिंग करने का। ठीक है, अब एक बंदा आया ही नहीं है, रेसलिंग हुई ही नहीं है, तो किस बेस पे कह रहे हैं कि यार वो जीत गया वो हार गया? वो आया ही नहीं है ना एक बंदा। सर वो तो वैलिड है। हाँ, जो कह रहे थे अगर एक बंदा ना आया तो 5,000 रुपये देगा। हाँ, वो वेजरिंग नहीं है, वो कहते हैं और बुलाने के लिए एक फ़ाइन रखा गया था ना, आमतौर पे वो होता है ना एक फ़ाइन, यार जो जेब में से नहीं देना था दोनों ने? नहीं, देना उसने अपनी जेब में से ही है, लेकिन एक देखो एक सिचुएशन ऐसी है कि किसी और के ऊपर नहीं लगा रहे, अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे लगा रहे हैं ना। परफॉर्मेंस से मुराद गया कि मैं चल के आऊँगा, मैं आऊँगा चल के। अब आप लॉजिकली ये बात सोचो कि अगर आप किसी को टाइम दो कि यार मैंने उस टाइम पे आना है, एक कॉन्ट्रैक्ट होना है, अगला बंदा टाइम निकाल के आया हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी, और आप उस डेट पे ना जाओ तो फ़ाइन आप लगा सकते हो ना। तो ये वो सिंपल फ़ाइन है, वो वेजरिंग नहीं है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।